नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर 210 मेगावाट क्षमता की लुहरी पनबिजली परियोजना के पहले चरण के लिए 1,810 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी। गुजरात में अहमदाबाद के निकट रसायन कारखाने में आग लगने से 9 मजदूरों की मौत। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92% से अधिक हुई। अब तक 76 लाख से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ। महाराष्ट्र सरकार ने कल से कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में सिनेमा हॉल और खेल गतिविधियां फिर से शुरू करने की अनुमति दी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतगणना जारी। अब तक के परिणामों से डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर के संकेत। और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा देश के 135 शहरों में अगले वर्ष 31 जनवरी को होगी। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने सतलुज नदी पर पनबिजली परियोजना के लिए 1,810 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि ये परियोजना लगभग 5 साल में शुरू हो जाएगी। श्री जावड़ेकर ने बताया कि इसके कार्यान्वित हो जाने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 6.1 लाख टन की कमी आएगी। हिमाचल में लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट करने का निर्णय लिया गया। 210 मेगावाट का ये बिजली का प्रोजेक्ट 1810 करोड़ रुपए के लागत से बनेगा। इससे 775 करोड़ यूनिट हर साल बिजली मिलेगी। इससे 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। हिमाचल को 1140 करोड़ रुपए की बिजली मुफ्त मिलेगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों की भी मंजूरी दी। भारत और इजरायल के बीच में हेल्थ और मेडिसिन के क्षेत्र में और भारत और इंग्लैंड के बीच में भी स्वास्थ्य की सेवाओं के बारे में मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन के संबंध में समझौते हुए हैं। भारत इंग्लैंड के दरमियान और एक समझौता हुआ है। टेलीकम्युनिकेशन और आईसीटी के बारे में दोनों देश सहयोग से काम करेंगे। और एक भारत और स्पेन में समझौता हुआ है जिसमें साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन इन एस्ट्रोनॉमी ये तैयार करने का दोनों का तय हुआ है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने अपेक्षा के मुकाबले कहीं तेज रफ्तार से पटरी पर आ रही देश की अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा की। ऐसे कई संकेत मिले हैं जो बहुत अनुकूल हैं। इस साल अक्टूबर में जीएसटी संग्रह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में अधिक रहा है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि कृषि क्षेत्र और रेलवे की ओर से कम मांग के बावजूद बिजली की मांग में 12% की बढ़ोतरी हुई है। बिजली की मांग 12% बढ़ी है। इस बार अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जब खेती में ज्यादा बिजली खपत होती है, इस साल बारिश के कारण नहीं हुई। और रेलवे की मांग भी अभी पूरी सर्विस शुरू नहीं हुई है और इसलिए बिजली की मांग कम होने के बावजूद भी मांग 12% बढ़ी है। जीएसटी पिछले साल के अक्टूबर में जितना मिला था उससे ज्यादा जो इनपुट यूज करते हैं उत्पादन के लिए उसकी खरीद भी बढ़ी है। स्टील और अन्य क्षेत्रों में एक्सपोर्ट भी बढ़ा है और मांग भी बढ़ी है। रेलवे फ्रेट माल ढुलाई में भी आय बढ़ी है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र की खरीद बढ़ रही है। इस्पात और अन्य क्षेत्रों में भी निर्यात और मांग में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में कई गुना बढ़ोतरी हुई है और अक्टूबर के महीने में रेलवे की माल ढुलाई 15% बढ़ गई है। सूचीबद्ध कंपनियों के मुनाफे और कारोबार के साथ साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी दूसरी तिमाही में वृद्धि हुई है। पंजाब में बंद से जुड़े प्रश्न के उत्तर में श्री जावड़ेकर ने कहा कि राज्य में 32 स्थानों में रास्ता रोको आंदोलन राज्य सरकार की निष्क्रियता की वजह से जारी है। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना राज्य का विषय है और पंजाब सरकार इस बारे में किसानों से बातचीत करनी चाहिए।
आंदोलन न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज विपणन समितियों के बारे में था और पंजाब के किसानों ने इस साल बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य की वजह से अधिक धान बेचा है। पिछले साल पंजाब के किसानों ने 122 लाख मीट्रिक टन धान बेचा था, जबकि इस साल किसान कल तक 158 लाख मीट्रिक टन धान बेच चुके हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि रेलवे लाइनों में व्यवधान दूर करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। Essentially, law and order is responsibility of state government. It can have dialogue with farmers and solve the matter, but they have not done. केंद्र ने कुछ नहीं अन्याय किया। जितनी बिजली उनको कोटे से मिलती है, उतनी पूरी की पूरी बिजली केंद्र सरकार मुहैया करा रही है। पंजाब में किसान आंदोलन के कारण रेल पटरियों पर अवरोध खड़े किए जाने से अनेक मालगाड़ियों के संचालन को रोकना पड़ा है, जिससे रेलवे को राजस्व का नुकसान हो रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि 2225 से अधिक मालगाड़ियां नहीं चलाई जा सकी हैं, जिससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में भी बाधा आई है। इस आंदोलन की वजह से रेलवे का नुकसान 1200 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। मंत्रालय के अनुसार पंजाब में 32 स्थानों पर रेल परिसरों और रेल पटरियों के आसपास किसान आंदोलनकारी अब भी धरने पर बैठे हैं। किसान आंदोलन के कारण पंजाब से होकर गुजरने वाली सभी पैसेंजर ट्रेनें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि अब तक 1350 से अधिक यात्री ट्रेनों को या तो रद्द कर दिया गया है या उन्हें आधे रास्ते में ही रोकना पड़ा है और कई गाड़ियों का मार्ग बदलना भी पड़ा है। भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती ने आज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन और भू सूचना विज्ञान संस्थान के साथ समझौता किया है। इस समझौते के अंतर्गत सभी डीडी फ्री डिश दर्शकों को डीडी सह ब्रांड चैनल के रूप में 51 डीटीएच शिक्षा टीवी चैनल उपलब्ध होंगे। इस समझौते का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में हर घर में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम पहुंचाना है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को कौशल विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की सरकारी प्रतिबद्धता के तहत ये चैनल 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध होगा। गुजरात में अहमदाबाद के पास पिराना पिपलाज मार्ग पर आज एक इमारत में आग लगने के बाद उसके ढहने की दुर्घटना में 9 मजदूरों की मौत हो गई और 10 से अधिक घायल हो गए। सूत्रों ने बताया कि साहिल इंटरप्राइजेस नाम के रसायन कारखाने में विस्फोट के बाद आग लगने से दुर्घटना हुई। इससे आसपास कपड़े और पैकेजिंग सामग्री के गोदामों में भी आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 20 से भी अधिक दमकल गाड़ियां तत्काल दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। घायलों में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस बीच शहर की पुलिस, अपराध शाखा और फोरेंसिक की टीमों ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि अधिकारी पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को हर संभव मदद उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी आग लगने और विस्फोट की इस दुर्घटना में मजदूरों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। गुजरात सरकार ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार कार्य कल शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में राज्य के 15 जिलों की 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। इनमें किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, दरभंगा और मधुबनी शामिल है। वाल्मीकि नगर संसदीय सीट के लिए भी उपचुनाव 7 नवंबर को ही होगा। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी क्षेत्र में रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बिहार ने लोकतंत्र के मूल्यों को हमेशा भली भांति समझा है और वे सुशासन की राजनीति को अधिक पसंद करते हैं। अपने ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें पिछले कुछ दिनों में राज्य में चुनाव रैलियों के दौरान बिहार के भाई बहनों से मुलाकात का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि बिहार के नौजवान और महिलाएं हमेशा एनडीए के साथ रहे हैं और उन्हें गठबंधन से बड़ी आशाएं हैं। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार राज्य के युवाओं को सुरक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकती है। उन्होंने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व निवेश से राज्य में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं के तहत बिहार को 1 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि बिहार के लोग हमेशा लोकल के लिए वोकल रहे हैं और एनडीए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ये पहचान कायम रखने को वचनबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अरे आशा दीदी। हाँ शारदा, गुड़िया कैसी है? गुड़िया एकदम ठीक है, अभी सो रही है। अरे रात में गुड़िया को बिना मच्छरदानी के सुला रही हो? दीदी वो तो ऐसे ही सो जाती है। ध्यान रहे, छोटी सी लापरवाही मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। ये चेतावनी आपके लिए भी है। गर्मियों और बारिश के मौसम में घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। सोते समय हमेशा मच्छरदानी लगाएं। अपने घर में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करवाएं। आपकी भागीदारी मलेरिया पर पड़ेगी भारी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। देश में 76 लाख से अधिक रोगी कोरोना से ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 92% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 53,000 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जबकि 46,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। रोगियों की संख्या देश में कुल संक्रमित लोगों के 6.5% से भी कम हो गई है। इस समय करीब 5,33,000 मरीज इलाज करा रहे हैं। सरकार और विभिन्न संगठनों के संयुक्त प्रयास से कोरोना पर काफी नियंत्रण पाया गया है और मृत्यु दर 1.49% रह गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड संबंधी समय समय पर केंद्र के दिशा निर्देशों के साथ चिकित्सकों और कोरोना योद्धाओं के संयुक्त प्रयास से संक्रमण से ठीक होने की दर लगातार बेहतर हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण से 514 लोगों की मृत्यु हुई। देश ने कोविड जांच के मामले में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। पिछले 24 घंटों में करीब 12,10,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही कुल जांच की संख्या बढ़कर 11 करोड़ 30 लाख हो गई है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सुनियोजित तरीके से जांच सुविधाओं में बढ़ोतरी की है, जिससे भारत में प्रतिदिन जांच की क्षमता 15 लाख तक पहुंच गई है। पुणे में इस वर्ष जनवरी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में सिर्फ एक जांच प्रयोगशाला थी। देश में आज कोविड नमूनों की जांच के लिए 2045 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से 1,134 सरकारी और 911 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। दिल्ली में 6,700 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में इस महामारी से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 4 लाख को पार कर गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस में उछाल आया है। मैं समझता हूं कि ये थर्ड वेव इसको हम कह सकते हैं, बिकॉज सितंबर एंड और अक्टूबर के बिगिनिंग में नीचे आने चालू हो गए थे, 3,000 के भी नीचे पहुंच गए थे केसेस। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। हम लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी हम उठाएंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री केजरीवाल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता कोविड रोगियों को बेहतरीन उपचार और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि कोविड से कम लोगों की मौत हो। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश के कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले इलाकों में सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स और ऑडिटोरियम खोलने की अनुमति दे दी है। राज्य के मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि इन मनोरंजन स्थलों को कल से 50% की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मायानगरी मुंबई में स्थित मनोरंजन उद्योग के अनुरोध को स्वीकार करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने गैर नियंत्रण क्षेत्रों में सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्सेस और सभाघरों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इन्हें 50% क्षमता पर कल से खोला जा सकता है। सरकार ने कहा है खाने पीने की कोई भी चीज इन स्थलों पर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं मिशन बिगिन अगेन के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार ने नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर खेल गतिविधियों को भी फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। आदेश में कहा गया है कि तैराक अपने प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही योग संस्थान और बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वॉश तथा शूटिंग जैसे इंडोर खेलों से जुड़ी सुविधाएं भी उचित स्वच्छता उपायों और सामाजिक दूरी से जुड़े नियमों का पालन करते हुए दोबारा से शुरू की जा सकती हैं। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक में कोविड महामारी की चपेट में आए 30 जिलों में सीरो सर्वेक्षण करवाया गया है। 3 और 16 सितंबर को 16,585 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 27.3% लोगों में संक्रमण पाया गया। कोविड से मृत्यु दर 0.05% रही। कुल नमूनों में से 15,624 लोगों के नतीजों के अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3 प्रकार के समूह को अलग अलग सर्वे में शामिल किया गया है। पहले लो रिस्क ग्रुप जैसे गर्भवती स्त्री और आउट पेशेंट, मॉडरेट रिस्क ग्रुप जैसे कि बस कंडक्टर, रेडी वाले और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले, और तीसरा समूह हाई रिस्क में आता है जैसे बुजुर्ग जिन्हें श्वास और हृदय संबंधी बीमारी है। इनका 3 प्रकार का टेस्ट किया गया, यानी रैपिड एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट और एलिसा एंटीबॉडी टेस्ट। सर्वे का नतीजा ये रहा कि कोविड संक्रमण बढ़ने वाले जिलों का पूर्व अनुमान संभव हो पाया है। जिस जिलों में संक्रमण के फैलने की संभावना ज्यादा है, उनमें सेरो सर्वेलेंस की व्यवस्था डालकर वायरल इन्फेक्शन पर नजर रखने का सुझाव दिया गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हृदय रोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्र ने कहा है कि कोरोना वायरस से स्वयं को बचाने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोविड से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। चेहरे का मास्क बीमारी रोकने का एक प्रभावशाली तरीका है। हाथ की स्वच्छता रखना भी एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। पानी अगर न उपलब्ध हो तो हैंड सैनिटाइजर का भी उपयोग किया जा सकता है। सामाजिक दूरी बीमारी की रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका है। इसके कुछ नियम है। जितना हो सके घर पे ही रहें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर 2 मीटर या 6 फीट का शारीरिक दूरी बनाए रखनी चाहिए और सुदूर स्थानों की यात्रा से भी बचना चाहिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बलविंदर सिंह चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने विदेशी पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट। राज्य के गृह सचिव ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को विदेशी पटाखों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने विदेशी पटाखे और साथ ही पोटेशियम नाइट्रेट से बने पटाखों को जब्त करने को भी कहा है। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियों से विदेशी पटाखे खरीदने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। विदेशी पटाखों की बिक्री की निगरानी के लिए एक टीम भी बनाई गई है। यह टीम दुकानों में जाकर पटाखों की जांच करेगी और इनके नमूने भी लेगी। पटाखों की बिक्री के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने और बिना मास्क वाले लोगों को पटाखे न बेचने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर 210 मेगावाट क्षमता की लुहरी पनबिजली परियोजना के पहले चरण के लिए 1,810 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी। गुजरात में अहमदाबाद के निकट रसायन कारखाने में आग लगने से 9 मजदूरों की मौत। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92% से अधिक हुई। अब तक 76 लाख से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ। महाराष्ट्र सरकार ने कल से कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में सिनेमा हॉल और खेल गतिविधियां फिर से शुरू करने की अनुमति दी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतगणना जारी। अब तक परिणामों से डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर के संकेत। और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा देश के 135 शहरों में अगले वर्ष 31 जनवरी को होगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना जारी है। पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन जैसे प्रमुख राज्यों में मतदान के दिन से पहले डाले गए लाखों वोटों की गणना होनी है। मौजूदा रुझानों के अनुसार 224 सीट पर जो बाइडेन बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 213 सीटों पर आगे चल रहे हैं। 538 सदस्यों के निर्वाचक मंडल में 270 सीटों पर जीतने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा। उधर परिणाम आने से पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब तक मिले परिणाम उत्साहवर्धक हैं और उनके समर्थकों को बड़े जश्न की तैयारी करनी चाहिए। I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us.
and we were getting ready for a big celebration. We were winning everything. The results tonight have been phenomenal. The citizens of this country have come out in record numbers to support our incredible movement. We won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. It's also clear that we have won Georgia. इससे पहले आज सुबह अपने ट्वीट में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी पर उनसे जबरदस्ती जीत को छीनने की कोशिश का आरोप लगाया। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने समर्थकों से निर्वाचन प्रक्रिया पर भरोसा रखने की अपील की है। डेलावेयर में अपने गृहनगर विल्मिंगटन में उन्होंने चुनाव में जीतने का विश्वास व्यक्त किया। It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. I'm grateful to the poll workers, to our volunteers, our canvassers, everyone who participated in this democratic process. And folks, you heard me say it before. Keep the faith, guys. We're going to win this. अमेरिका में व्हाइट हाउस, सरकारी इमारतों और प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। मतदान के करीब 24 घंटे बीतने के बाद भी अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनिश्चितता के मद्देनजर अधिकारियों ने विशेष एहतियाती उपाय किए हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए राष्ट्रपति भवन परिसर के आसपास अस्थायी सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। एक रिपोर्ट। अमेरिका में किसी अप्रिय घटना या विरोध से तुरंत निपटने के लिए देश भर में नेशनल गार्ड के लगभग 600 जवान तैनात किए गए हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव में विजेता की घोषणा में अभी कुछ समय लग सकता है और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मतगणना और कई राज्यों में मतदान प्रक्रिया को चुनौती देने के पक्ष में हैं। इसलिए अधिकारियों ने किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयारी कर ली है। मतगणना अभी जारी है और इस बीच वाशिंगटन डीसी में अनेक प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस के निकट एकत्र हुए और मार्च किया। इस दौरान कई गिरफ्तारियों की भी खबर है। महत्वपूर्ण सरकारी ठिकानों पर अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है, जबकि सीक्रेट सर्विसेज ने व्हाइट हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी है। आनंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 14वीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी 31 जनवरी 2021 को आयोजित की जाएगी। इससे पहले सीटीईटी परीक्षा इस साल 5 जुलाई को पूरे देश के 112 शहरों में होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने एक विज्ञप्ति में बताया कि सुरक्षित दूरी और अन्य सुरक्षा उपायों के कारण परीक्षा अब 135 शहरों में आयोजित की जाएगी। नए परीक्षा केंद्रों में लखीमपुर, नौगांव, बेगूसराय, गोपालगंज, पूर्णिया, रोहतास, बिलासपुर, हजारीबाग, जमशेदपुर, लुधियाना, अंबेडकर नगर, बिजनौर, बुलंदशहर, गोंडा, मैनपुरी, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, सीतापुर और उधम सिंह नगर शामिल हैं। सीटीईटी की वेबसाइट www.ctet.nic.in पर शहरों की एक सूची भी उपलब्ध है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में टेलीविजन दर्शकों का अनुमान लगाने वाली रेटिंग एजेंसियों के लिए दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए समिति गठित की है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी इस समिति के अध्यक्ष होंगे। आईआईटी कानपुर में गणित और सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी के प्रोफेसर शलभ, सीडॉट के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय और डिसीजन साइंसेज सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर पुलक घोष इस समिति के सदस्य होंगे। महाराष्ट्र में मुंबई के अलीबाग जिला सत्र न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी के प्रमुख संपादक अर्नब गोस्वामी की मेडिकल जांच का आदेश दिया है। पुलिस ने गोस्वामी को मुंबई स्थित उनके घर से आज सुबह गिरफ्तार करके लगभग 1.5 घंटे तक पूछताछ की।
उन्होंने पुलिस पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेडिकल जांच की रिपोर्ट आ जाने के बाद उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। अलीबाग पुलिस ने एक 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने के आरोप में हिरासत में लिया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में अलीबाग अदालत के सामने प्रदर्शन किया। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने बदले की भावना से उन्हें गिरफ्तार किया है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने रिपब्लिक मीडिया के प्रमुख संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर दुख प्रकट किया है। गिल्ड ने गोस्वामी को अचानक गिरफ्तार किए जाने की कार्रवाई की निंदा की और सरकार से पत्रकार के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग से बचने को कहा है। गिल्ड की अध्यक्ष सीमा मुस्तफा और महासचिव संजय कपूर ने राज्य सरकार से पत्रकार के साथ निष्पक्ष व्यवहार करने का आग्रह किया है। मेघालय विधानसभा का 5 दिवसीय शरदकालीन सत्र कल से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय के आयुक्त सह सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये सत्र 12 नवंबर तक चलेगा। विपक्ष कांग्रेस इस सत्र के दौरान 5 दिवसीय गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के अतिरिक्त विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकती है। इस सत्र के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इस वर्ष 1 अप्रैल से 3 नवंबर की अवधि के दौरान 39,49,000 करदाताओं के 29,000 करोड़ रुपए से अधिक के रिफंड जारी किए। एक ट्वीट संदेश में सीबीडीटी ने कहा कि आयकर रिफंड के तौर पर 34,820 करोड़ रुपए और 94,307 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड के लिए जारी किए गए। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज छोटे बच्चों और उनके परिवारों के लिए पास पड़ोस में पार्कों और खुले स्थानों के विकास की चुनौती को लेकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। इसका आयोजन हॉलैंड के बर्नार्ड वॉन लियर फाउंडेशन और WRI इंडिया के तकनीकी सहयोग से किया गया है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत चुने हुए शहरों को पार्कों और खुली जगहों के विकास की क्षमता बढ़ाने और बच्चों के लिए इस तरह के स्थानों की सुविधा के विकास में तकनीकी मदद दी जाएगी। प्रतियोगिता देश के 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी स्मार्ट सिटीज और अन्य शहरों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के लिए खुली रहेगी। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाये रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में मुख्य तौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का आसार है। कोलकाता में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने के आसपास रहेगा। श्रीनगर में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेह में आसमान साफ रहने के साथ ही बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 15 डिग्री के आसपास रहेगा। गिलगित में सामान्यतः आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। गुवाहाटी में सुबह के समय कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। The BSE 30 share index Sensex gained 355 points to settle at 40,660. केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज प्रसाद योजना के तहत केरल के गुरुवयूर में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। श्री पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सुविधाओं के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के बजट के उचित उपयोग के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने राज्य सरकार को पर्यटन मंत्रालय के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित उच्चतर क्षमता वाले पिनॉक रॉकेट का आज ओडिशा में चांदीपुर तट पर स्थित परीक्षण केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया गया। इस रॉकेट के विकास के उद्देश्य से पहले विकसित इसी नाम से रॉकेट की क्षमता में बढ़ोतरी करना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर 210 मेगावाट क्षमता की लुहरी पनबिजली परियोजना के पहले चरण के लिए 1,810 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी। गुजरात में अहमदाबाद के निकट रसायन कारखाने में आग लगने से 9 मजदूरों की मौत।
देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92% से अधिक हुई। अब तक 76 लाख से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ। महाराष्ट्र सरकार ने कल से कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में सिनेमा हॉल और खेल गतिविधियां फिर से शुरू करने की अनुमति दी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतगणना जारी। अब तक के परिणामों से डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर के संकेत। और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा देश के 135 शहरों में अगले वर्ष 31 जनवरी को होगी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।